बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन मैन, निज़ाम तनफ्फुस। हम सांस किस तरह से लेते हैं, मुंह से लेते हैं या नाक से। मुंह से तो खाना खाते हैं, लेकिन अगर हम नाक को बंद भी कर दें तो फिर भी हम मुंह से सांस लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि सांस एक्चुअली हम किस तरह से लेते हैं। रेस्पिरेशन के हवाले से अगर हम एयर पैसेज वे को देखें, हवा के गुजरने का रास्ता, तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं नॉस्ट्रिल, नाक के नथने। उसके बाद ये नेजल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ये पाइप जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, जो आगे जाके दो में डिवाइड होता है, जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई आगे मजीद सब डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे ये जो आपको डक्ट्स नजर आ रही हैं, ये छोटे छोटे आपको गोल गोल सी एंडिंग नजर आ रही हैं, यहाँ पे होता है ये एल्व्यूलर डक्ट। एल्व्यूलर डक्ट आखिर में एल्व्यूलाई के अंदर एंड होती है। तो ये था एयर पैसेज वे। अब हम फंक्शंस देखते जाते हैं। सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल्स, जिनको हम नाक के नथने कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ये दो ओपनिंग्स होती हैं। इनके जरिए हवा जब इंटर होती है तो ये नेजल कैविटी हमारी डिवाइडेड होती है एक सेप्टम के जरिए, पर्दे के जरिए। ये आप दो नेजल कैविटीज नजर आ रही हैं, और जो हर कैविटी है उसके अंदर मजीद तीन डिविजन होती हैं, क्योंकि उसके अंदर बोन्स की प्रोजेक्शन की वजह से, यानी इधर दाएं और बाएं मजीद तीन तीन डिविजन होती हैं। और नोजल जिस तरह हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है ना, इसी तरह ये फेरिंग्स के अंदर जब ये नेजल कैविटी ओपन होती है ना, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं। जिस तरह दो एक्सटर्नल हैं, दो ही इंटरनल होते हैं। अब इस नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस, हेयर और सीलिया होते हैं। म्यूकस क्या करते हैं, वो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस पैदा करते हैं, लिक्विड सिक्रीशन पैदा करते हैं। इसी तरह हेयर्स और सीलिया, इनका काम ये दरअसल एक डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्शन है। हमारे नेजल कैविटी में जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, कोई इसी तरह दूसरे जो केमिकल्स वगैरह हैं, उनको ये फिल्टर करते हैं और साफ हवा को ही आगे जाने देते हैं। अब हवा आगे नेजल कैविटी से आगे आ जाती है फेरिंग्स के अंदर। ये फेरिंग्स एक मस्कुलर ओपनिंग है जो कि कॉमन है, यानी हम सांस लेते हैं तो हवा भी इसी फेरिंग्स के अंदर आती है, और जब मुंह से हम खाना खाते हैं तो वो खाना भी इसी फेरिंग्स के अंदर आता है। ये कॉमन ओपनिंग है। इसी वजह से जब हम चाहे नाक से सांस लें चाहे मुंह से सांस लें, वो हवा दोनों जगह से इसी फेरिंग्स के अंदर आती है। अब आगे फेरिंग्स के बाद आगे हम देखें ना तो दो ओपनिंग्स हैं। एक ये पीछे की तरफ, ये डॉर्सल साइड पे होती है ओपनिंग, और एक आगे की तरफ ये वेंट्रल साइड पे होती है। यानी अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो मेरे आगे की तरफ ये वेंट्रल साइड है और पीछे की तरफ डॉर्सल साइड है। वेंट्रल साइड में लंग्स का, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्यूब होती है, और पीछे उसके वेंट्रल पीछे की तरफ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की ट्यूब होती है। यहाँ पे आप देखें ये पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम में ट्यूब जा रही है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, ये स्टोमक में जाएगी। यानी खाना हमारा इस ट्यूब के अंदर जाता है, और जो हम सांस लेते हैं वो इस इधर वाली ट्यूब यानी लेरिंग्स के अंदर जाता है। अब ये सेपरेशन कैसे होती है, देखिए ये जो आपको इधर हमारा जो विंड पाइप है, हवा का रास्ता है ना, उसके ऊपर ये जो ओपनिंग नजर आ रही है, इस ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस। इस ग्लोटिस के ऊपर ये कार्टिलेज का बना हुआ एक ढक्कन होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। तो जब हम खाना खाते हैं, देखें जब आप खाना निगलते हैं तो समझा ये जाता है कि खाना इस माउथ से आता है, वो बोलस की शक्ल में जो गोल होता है वो यहाँ पे नीचे आता है ना, बोलस। तो उस बोलस के यहाँ पे जब बोलस आता है तो उसके प्रेशर की वजह से ये एपिग्लोटिस ऐसे, अभी देखें एपिग्लोटिस ऐसे ऊपर है तो ये ऐसे नीचे हो जाता है उस बोलस के प्रेशर की वजह से। जब वो नीचे हो जाता है तो इस ग्लोटिस को वो कवर कर देता है, और खाना बजाय इस सांस की नाली में वो इस खुराक की नाली में चला जाता है। कब, जब आप नवाला निकलते हैं। वैसे ऑम नॉर्मल जब आप खाना नहीं खा रहे होते तो उस वक्त ये जो एसोफेगस है ना, इसके यहाँ पे और यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं जिन्होंने इस ओपनिंग को बंद किया होता है। और जब आप खाना नहीं खा रहे तो नॉर्मली जो हवा आती है वो इसी पाइप से, इसी ट्यूब के जरिए आती है, क्योंकि ग्लोटिस ओपन होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त उस खाने के प्रेशर की वजह से एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को बंद कर देता है, और खाना विंड पाइप में जाने की बजाय इधर खुराक की नाली में चला जाता है। अब नॉर्मली ये समझा जाता है कि उस खाने के, उस बोलस के प्रेशर की वजह से एपिग्लोटिस नीचे आता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है। ऐसा नहीं होता। देखिए हम हर दफा कोई हार्ड चीज तो नहीं खाते, हम पानी भी पीते हैं, पानी का एक कतरा भी पीते हैं, तो वो कतरा भी इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। वो पानी का कतरा तो इस एपिग्लोटिस को बंद नहीं कर सकता, तो लिहाजा एपिग्लोटिस के नीचे आने का मैकेनिज्म जरा डिफरेंट है। देखें जब आप ऐसे खाना निगलते हैं, ऐसे करें, तो उस लम्हे आपका सांस बंद हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप खाना निगलते हैं ऐसे करते हैं ना, तो आपकी ये जो जुबान है, ये टंग है, जुबान जुबान ऐसे पीछे को प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है तालू का, जुबान के प्रेशर की वजह से ये तालू पीछे को जाता है यहां से, यानी ये तालू यहां से ऐसे पीछे को उठता है, और ये इस ओपनिंग को यानी नेजल कैविटी और फेरिंग्स की ओपनिंग को बंद कर देता है।
और फिर इस जुबान के ही पीछे आने की वजह से, यानी जुबान जब पीछे आती है ना, उसी प्रेशर की वजह से ये एपिग्लोटिस थोड़ा सा नीचे होता है, और जब आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करें, तो उस वक्त ये जो ट्रेकिया है ये ऊपर को उठता है, यानी ट्रेकिया थोड़ा सा ऊपर को उठता है। इस जुबान के प्रेशर की वजह से एपिग्लोटिस नीचे होता है, जिसकी वजह से ये ट्रेकिया की ओपनिंग पार्शली क्लोज हो जाती है और खाना बजाय ग्लोटिस में जाने के वो पीछे आपके जो एसोफेगस है उस ओपनिंग में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट हवा के रास्ते की बात कर रहे हैं, तो हवा यहां से गुजरती है एपिग्लोटिस में, वो फिर लेरिंग्स में आ जाती है। अब लेरिंग्स में फाइबर्स की बनी हुई पट्टियां होती हैं, रेशा, यानी वो जो फाइबर्स बैंड होते हैं लेरिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। वो वोकल कॉर्ड इसके अंदर स्ट्रेचड होते हैं, खींचे हुए होते हैं। जिस तरह आप किसी रबड़ को खींच के रखें तो हल्का सा उसको भी टच करें तो वो वाइब्रेट होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गिटार के तार हैं, हल्का सा टच करें तो वाइब्रेट होते हैं, साउंड पैदा करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इस लेरिंग्स के अंदर वो वोकल कॉर्ड स्ट्रेचड होते हैं, तो जैसे ही हवा उनसे टकराती है तो वो साउंड पैदा करते हैं, आवाज पैदा करते हैं। तो उसी से आवाज पैदा होती है, वो दरअसल साउंड है, और वो साउंड स्पीच में कन्वर्ट होता है। हमारी ये चिक्स, टंग और ये हमारे माउथ की मूवमेंट की वजह से, सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट की वजह से वो साउंड स्पीच में कन्वर्ट होती है, और वहां से लेरिंग से हवा फिर आगे जाती है। इसे हम कहते हैं ट्रेकिया विंड पाइप। अब इस विंड पाइप के अंदर सी शक्ल की कार्टिलेज होती है। कभी आपने फेफड़ा देखा हो ना, जो आप पाइप से उठाते हैं, तो वही दरअसल विंड पाइप है, ट्रेकिया है, उसमें सी शक्ल के घेरे होते हैं। वो सी इस तरह सी होता है, मुकम्मल बंद नहीं होता यहां से, क्योंकि मुकम्मल बंद ना होने की वजह से इसमें ज्यादा इलास्टिसिटी आती है, ज्यादा मजबूती आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो उसकी वो सी शक्ल के घेरे का फायदा ये होता है कि जब आप सांस बाहर को निकालते हैं तो आपके फेफड़े तो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन वो हवा का रास्ता नहीं सिकुड़ता, यानी वो कोलैप्स नहीं होता, बंद नहीं होता, उसी कार्टिलेज की वजह से। ट्रेकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। एक है राइट ब्रोंकाई और एक है लेफ्ट ब्रोंकाई। ये जो दो हिस्सों में ब्रोंकाई तकसीम होते हैं ना, इनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इनमें भी कार्टिलेज होता है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट लंग के अंदर जब जाते हैं, याद रखें हमारा जो लेफ्ट लंग है वो राइट की निस्बत थोड़ा सा छोटा होता है, उसके 2 लोब्स होते हैं, राइट के 3 लोब्स होते हैं। तो जब राइट लंग के अंदर वो ब्रोंकाई जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। लंग के अंदर, लंग्स के अंदर जाके वो मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। वो आगे जब जाती जाती है ना, तो छोटी होती जाती है, पतली होती जाती है, और वो फिर टर्शरी ब्रोंकाई में भी तकसीम हो जाती है। और वो ट्यूब्स पतली होती होती जब 1 मिलीमीटर की रह जाती है ना, 1 मिलीमीटर थिक, तो उस ब्रोंकाई को हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। याद रखें ब्रोंकाई जैसे जैसे आगे जाती हैं तो उनके अंदर कार्टिलेज होती है। ब्रोंक्यूल्स 1 मिलीमीटर या उससे थिक ट्यूब्स होती हैं, उसमें कार्टिलेज के जो रिंग्स है ना वो खत्म हो जाते हैं, थोड़ा सा कार्टिलेज प्लेट रह जाता है। यानी पहले तो था ना पूरे का पूरा रिंग था, अब हल्का सा एक प्लेट टुकड़ा सा रह जाता है, वो भी आस्ता आस्ता खत्म हो जाता है। और ब्रोंक्यूल्स जब एंड होती हैं, ब्लाइंड खत्म होती है ना, तो उनके अंदर एक सैक होता है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर में एंड होते हैं। उस थैलानुमा स्ट्रक्चर को, यानी इतने से हिस्से को अगर हम बड़ा करके देखें तो ये आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट। ये एल्व्यूलर डक्ट है, और डक्ट के आखिरी किनारे पे छोटे छोटे अंगूर की तरह के दाने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई। ये बहुत सारी एल्व्यूलाई आपको नजर आ रही हैं। अब हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, गैसों का तबादले की जो सतह है, वो यही एल्व्यूलाई है। क्यों? क्योंकि इस एल्व्यूलाई के बाहर ब्लड कैपिलरीज की बहुत ज्यादा सप्लाई होती है। यहाँ पे देखें, ये आर्ट्रियोल्स जो सी है ये आ रही है, और आर्ट्रियोल यहाँ पे आके कैपिलरीज में तकसीम हो गई है, और इसी तरह गैसों का तबादला होगा, कैपिलरीज वापस वेन्यूल्स की शक्ल में वापस जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके आती है, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाती है। और याद रहे हमारी बॉडी के अंदर पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ लेके आती है। क्योंकि नॉर्मली हमारे हार्ट से जो ब्लड लेके जाती है ना आर्टरीज, वो ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन ये वाहिद है जिनमें जो सिस्टम है वो उलट है, सेपरेट है। तो ये तो हो गया गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। यहाँ तक हवा आएगी, गैसों का तबादला होगा, जो ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है, और यहीं से हवा इसी रास्ते से वापस जाएगी। और ये जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने बताया कि म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस पैदा करते हैं, उस म्यूकस ग्लैंड्स के पीछे भी ब्लड कैपिलरीज की बहुत ज्यादा सप्लाई होती है। क्योंकि जब हवा अंदर आती है ना, तो ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई ही की वजह से उस हवा को मॉइस्ट किया जाता है, यानी उसके अंदर से जो टेम्परेचर का चेंज किया जाता है, हवा को मॉइस्ट किया जाता है, और साथ उसको गर्म किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये तो सारा हो गया हमारा एयर पैसेज वे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लंग्स की। लंग्स हमारे यहाँ पे चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल इस जगह पे ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद हैं,
और जो राइट लंग है वो बड़ा होता है, उसके 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग ज़रा छोटा होता है, उसके 2 लोब्स होते हैं। उसके छोटा होने की वजह ये है, देखें यहाँ पे, कि जो लेफ्ट लंग है ना वो हार्ट के साथ थोड़ी सी स्पेस शेयर करता है, यानी हार्ट जो हमने कहा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होता है, वो लेफ्ट लंग्स की तरफ होता है। और हमारे जो लंग्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है रिब्स की मदद से। यहाँ पे देखें मैंने एक तरफ रिब्स दिखाई हुई हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं पसलियों के, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन फराहम करते हैं। और लंग्स के नीचे एक मसल्स का बना हुआ डायाफ्राम होता है, ये आपको पीछे ग्रीन कलर के अंदर डायाफ्राम नजर आ रहा है। इन रिब्स और डायाफ्राम की मजीद जो फंक्शनिंग है, इसको हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। और ये जो एल्वुलाई हैं, ये जो हमने देखा रेस्पिरेटरी सरफेस, एक लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होते हैं, 700 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, और वो जो मिलकर कलेक्टिवली पूरे का पूरा लंग्स बनाते हैं। यही वजह है कि हमारा लंग स्पंजी है, स्पंज अब देखें ना, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिलियंस ऑफ एल्वुलाई होती हैं, एयर सैक होते हैं, हवा के बैग होते हैं। उन्हीं हवा के बैग्स की वजह से हमारा लंग्स जो है वो स्पंजी इन नेचर होता है। तो उम्मीद है सारे सारे हिस्से हमने कवर कर लिए हैं, आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।